हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम फिजिक्स का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको मान लो एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा, एंगल ऑफ रिपोज पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि भाई मतलब इजियर होता है पुल करना, क्या होता है आसान होता है एज कंपेयर टू पुश करना। जब इंक्लाइंड प्लेन पर किसी बॉडी को रखते हैं वो कितनी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाता है, ये सभी टॉपिक क्या करेंगे, कवर करेंगे वन बाय वन। तो चलो स्टार्ट करते हैं मान लो टॉपिक को एक्सप्लेन करना। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लो जल्दी जल्दी और वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं कि एक्चुअल में इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलो मान लो लिखो जल्दी जल्दी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझते हैं कि भाई एक्चुअल में एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या है, कि भाई क्यों एंगल ऑफ फ्रिक्शन को क्या किया गया, मान लो मतलब क्या है फिजिक्स में इंक्लूड किया गया, ये बात समझते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते किसको है, ठीक है, पहले तो वो स्टडी करते हैं। मान लो एक बॉडी है, बॉडी पर हम इधर को फोर्स लगा रहे, मान लो इधर को क्या लगा रहे, फोर्स लगा रहे। ठीक है, तो जब इधर को फोर्स लगाएंगे तो हमें पता है कि भाई सर हमें जब भी कभी दो बॉडी कॉन्टेक्ट में होती है, जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एक फोर्स एक्ट करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मान लो फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं ना। जिस मान लो जिसकी वजह से बॉडी मैक्सिमम क्या रह सकती है, रेस्ट पे रह सकती है, जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, फोर्स इधर लगाई, फ्रिक्शन इधर लगा, उसके बाद मेरे को पता है कि भाई एक फोर्स नीचे की तरफ लगती है mg, एक फोर्स ऊपर की तरफ लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो एक्चुअल में एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, मान लो इन दोनों में क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है, तो मान लो यहां से अगर हम एंगल बनाए, ठीक है, मान लो ये एंगल, ये मान लो क्या है, मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, ये आपकी क्या है फ्रिक्शनल फोर्स, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है, इन दोनों के रिजल्टेंट एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो पहले तो इसको स्टडी कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके बाद थोड़ी सी इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि भाई क्या होता है। तो लिख लो डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज the angle between the angle, it is defined as the angle between the normal reaction and resultant of limiting friction force and normal रिएक्शन। ठीक है, तो एक्चुअल में एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम कहते किसको है, पहले तो ये डिफाइन करते हैं। तो देखो ध्यान से उसकी डेफिनेशन लिखी है, क्या लिखा है कि भाई इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन। देखो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ, मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या है सर, जिसे रिजल्टेंट कहते हैं जो मान लो सेम, मान लो जहां पर ये दोनों वेक्टर मिलते हैं वहां से स्टार्ट होता है, इनके रिजल्टेंट मान लो किस किस का एंगल, नॉर्मल रिएक्शन का, और इन दोनों के रिजल्टेंट के बीच जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बात मेरे को क्लियर हो गई सर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअल में क्या है, मान लो नॉर्मल रिएक्शन और जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसका मान लो रिजल्टेंट, जिसे हम क्या कह देते हैं, आर कह देते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच एक एंगल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअल में क्यों मान लो इंक्लूड किया गया, अगर मान लो कि भाई मान लो इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है, मान लो क्या है, मतलब जब आप मतलब जैसे मैंने फोर्स इसे पैरेलल लगाई है ना, इस बॉडी के पैरेलल लगाई, अगर आप फोर्स कुछ एंगल पर लगाते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से बात को सुनना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का एक्चुअल मतलब क्या है कि जब आप मान लो क्या फोर्स लगाओगे, इस ऑब्जेक्ट पर क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे, जब उसे एक एंगल पे लगाओगे, उस फोर्स को क्या लगाओगे, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल पे लगाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप मतलब किस एंगल पर फोर्स लगाओगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर फोर्स लगाओगे, आपको मिनिमम फोर्स लगानी पड़ेगी इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। तो एक्चुअल में इसे ही एंगल ऑफ क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं, कि भाई वो वाला एंगल जिस पर आप क्या लगाओ, फोर्स लगाओ किसी बॉडी के ऊपर, वो वाला एंगल जिस पर आप किसी बॉडी के ऊपर क्या लगाओ, फोर्स लगाओ, तो उस फोर्स मतलब जब आप फोर्स लगाओ तो आपको पता है कि भाई फोर्स, आप सीधा फोर्स लगाओगे उसकी वैल्यू अलग होगी, ऐसे फोर्स लगाओगे उसकी वैल्यू अलग होगी। तो जब आप
मान लो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है कि जब आप इस पर क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे, इस बॉडी पर फोर्स लगाओगे, कितने एंगल पर फोर्स लगाओगे, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर फोर्स लगाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम फोर्स लगानी पड़ेगी इसे क्या करने के लिए, जस्ट मूव करने के लिए। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो लिख लो, मान लो जब हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर फोर्स लगाते हैं तो हमें मिनिमम फोर्स लगानी पड़ती है बॉडी को जस्ट मूव करवाने के लिए। ठीक है, तो एक्चुअल में ये इसका क्या है, इंपॉर्टेंस है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, कि जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओ, मान लो बॉडी पर फोर्स लगाओ, उसके मूव करना है, तो मैंने आपको बताया, मान लो आपको भी पता ही होगा कि जब आप बॉडी को मूव करना चाहते हो तो आपको पता है कि भाई उस पर क्या लगानी पड़ेगी, मतलब हम कोशिश करते हैं कि भाई कम से कम फोर्स लगाएं और वो मूव कर जाए। तो एक्चुअल में क्या करो कि भाई उस बॉडी पर एक ऐसे एंगल पर फोर्स लगाओ, वो कौन सा एंगल होना चाहिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। तो जब इस बॉडी पर आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर फोर्स लगाओगे, मान लो ये जो फोर्स मैंने पैरेलल लगाई है, आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मतलब जितना एंगल ऑफ फ्रिक्शन है उतना आप हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पर इस पर क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे। आपको क्या लगानी पड़ेगी, मिनिमम फोर्स लगानी पड़ेगी इसे क्या करने के लिए, जस्ट मूव करने के लिए, मतलब इसके मोशन को स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम फोर्स लगानी पड़ेगी। एक्चुअल में उसी एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बात मेरे को समझ आ गई सर कि भाई ये एक्चुअल में एक ऐसा एंगल है जिस पर अगर हम बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो हमें क्या लगानी पड़ती है, मिनिमम क्या लगानी पड़ती है, फोर्स लगानी पड़ती है। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब उसके बाद एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं वो फाइंड कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो कि भाई ऐसे इधर क्या बन रहा है ना, इधर मान लो हमें पता है कि भाई सर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इधर नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, तो क्यों ना ट्रायंगल को कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, तो क्यों ना ट्रायंगल को कंप्लीट कर ले। तो मान लो ये ट्रायंगल को हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इधर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो गई n हो गया, ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। मान लो ट्रायंगल को कंप्लीट, तो क्यों ना मेरे को पता है कि भाई थीटा है, तो हम tan थीटा निकाल लें। tan थीटा से हम किसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू। मान लो इसे ट्रायंगल मान लेते हैं, O मान लेते हैं, A मान लेते हैं, इसको मान लो B पॉइंट मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल ले लेते हैं OBC। ट्रायंगल क्या हो गई, OB क्या हो गई, C हो गई। तो जब ट्रायंगल OBC लिया उसमें हम क्या निकालते हैं, tan थीटा निकालते हैं। तो tan थीटा ही क्यों निकाला, क्योंकि हमें पता है कि एक्चुअल में ये वाली वैल्यू हमें पता है, देखो ट्रायंगल की ये वाली वैल्यू पता है और ये वाली वैल्यू पता है। तो मेरे को पता है जिसके साथ थीटा बनता है वो बेस, ये परपेंडिकुलर, इसीलिए मैंने tan थीटा क्या किया, फाइंड किया। मतलब हम sin थीटा cos थीटा भी निकाल सकते थे, बट हमें जो वैल्यू पता है उसकी टर्म में थीटा निकालना है। हमें ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, इसलिए मैं क्या निकाल रहा हूं, tan थीटा निकाल रहा हूं। तो tan थीटा किसके बराबर होता है सर, मान लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, सेम टू सेम ये, इसका मतलब FL हो गया, अपॉन क्या हो गया, बेस। बेस क्या सर दिया है, नॉर्मल रिएक्शन, तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो इसका मतलब tan थीटा जो होगा वो FL अपॉन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो आपको याद होगा एक्चुअल में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू एस, मतलब म्यू स्टैटिक इनटू क्या होता है आपका, मतलब नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो सिंपल सी बात है, म्यू एस इज इक्वल टू FL अपॉन n होगा। तो इसका मतलब मान लो आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया, एक्चुअल में ये दोनों की रेशियो किसके बराबर होगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगी। तो इसका मतलब tan थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू के क्या होगा, बराबर होगा, या म्यू एस के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये tan थीटा की वैल्यू हो गई किसके बराबर, म्यू के क्या है, बराबर है। तो एक्चुअल में जो आपका मान लो tan थीटा, थीटा ही तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, तो अगर थीटा निकालना है तो थीटा किसके बराबर होगा, tan इनवर्स क्या होगा, म्यू। इसका मतलब जो भी आपको फ्रिक्शन दिया है, मान लो क्वेश्चन में जो भी आपको फ्रिक्शन दिया है, तो सर क्वेश्चन में हमें फ्रिक्शन दो टाइप के दिए होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन दिया होता है, एक आपको क्या दिया होता है, लिमिटिंग, मान लो क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। मान लो कि भाई अगर आपको एक ही फ्रिक्शन दिया ना, दो फ्रिक्शन नहीं दिए, क्योंकि मान लो कि भाई हम क्या मार रहे हैं, मान लो किस पर, मान लो हम मार रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम मतलब अभी बॉडी मोशन स्टार्ट नहीं की, मतलब जस्ट क्या करने वाली है, स्टार्ट करने वाली है। तो जब बॉडी जस्ट स्टार्ट करने वाली है उस टाइम पर कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है, सर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो सिंपल सी बात है सर, मतलब जो tan थीटा होगा वो किसके बराबर हो गया, म्यू के बराबर। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या होगा, म्यू एस होगा। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को समझ आ गया कि जो भी मेरे को क्या दिया होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन
फ्रिक्शन, मान लो उसके मैं tan इनवर्स करूंगा तो वहां से जो मेरे को थीटा निकलेगा वो मेरे का क्या होगा, एंगल होगा। कि अगर उस एंगल पर हम क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, मिनिमम फोर्स लगानी पड़ेगी बॉडी को क्या करने के लिए, मूव करने के लिए। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ क्या है, फ्रिक्शन का मतलब सिग्निफिकेंस है, ये इंपॉर्टेंस क्या होती है एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन है क्या, ये उसकी क्या है, वैल्यू है। तो आपको पता है ये न्यूमेरिकल जब आएगा आपको पूछेगा कि भाई कितना एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको म्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो म्यू का क्या करेंगे, tan इनवर्स करेंगे, तो वहां से क्या निकल जाएगा, एंगल ऑफ क्या निकल जाएगा, फ्रिक्शन। मतलब tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, म्यू मतलब है, म्यू मतलब कोई वैल्यू होगी, तो ये भी tan की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो थीटा की वहां से क्या निकल जाएगी, कोई ना कोई वैल्यू। इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो चलो मान लो एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक है एंगल ऑफ क्या है, रिपोज है। ठीक है, तो उसे समझते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप क्लास 11th की बात करो, चाहे आप जेईई या नीट की क्या करो, बात करो, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट में से भी। ठीक है, तो चलो इसकी थोड़ी सी पहले फीलिंग लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि भाई क्या होता है। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी कहते हैं, और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो चलो पहले इसकी मान लो थोड़ी सी फीलिंग नहीं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद इसकी क्या लेते हैं, थोड़ी सी फीलिंग लेते हैं कि भाई एक्चुअल में एंगल ऑफ मान लो रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग होता क्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखो। It is the angle of inclined plane with the horizontal at which for which body placed on the surface just tending, it is the minimum angle, it is the minimum angle है ना, minimum angle। ठीक है, tending to move or sliding down the inclined plane। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ मान लो क्या है कि भाई रिपोज की डेफिनेशन है। तो पहले तो मैं इसको समझाता नहीं, पहले इसको क्या करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो आप जब मेरी वीडियो देख रहे हो, आप किसी न किसी कमरे में बैठे होंगे या कहीं भी बैठे होंगे, तो ध्यान से बातों को समझना। अगर मान लो कि भाई आप क्या करें, मान लो मुझे पता है कि सर हम कमरे में बैठे हैं, तो कमरे के फर्श को हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। प्लेन का मतलब क्या होता है, टू डिमेंशनल। तो मेरे को पता है कि जो हमारा फर्श है वो क्या है, एक्चुअल में रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है। आप क्या करो, अपने कमरे का मतलब इमेजिनेशन करो, ऐसा होगा तो नहीं, बट इमेजिनेशन करो। आप सोचो कि भाई आप अपने कमरे का ना, आप मान लो इधर बैठे हो, इस तरफ बैठे हो, जैसे मैं इधर खड़ा हूं, इस तरफ बैठे हो, उधर वाले जो मान लो क्या है आपका फर्श है, उसे उठाना शुरू करो। मान लो अगर आप फर्श को उठाना शुरू करोगे, अपने दिमाग में इमेजिनेशन करो, मान लो ग्राउंड को सीधा रहने दो और मान लो फर्श को उठाना शुरू करो। तो मेरे को पता है कि जब सर फर्श उठाते जाएंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर क्या रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे। जब आप थोड़ा उठाओगे, हम इसके ऊपर आराम से बैठे रहेंगे, मान लो स्लाइड नहीं करेंगे। बट जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे, तो आप देखोगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम स्लाइड करना स्टार्ट कर देंगे, या उस प्लेन के ऊपर है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड प्लेन किसके साथ है सर, हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल के साथ जो इंक्लाइंड प्लेन है, जब आप इसके ऊपर बैठे हो, तो जब एक एंगल है ना, जब आप मान लो इसको ऐसे है ना, मान लो ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपका क्या प्लेन, आपने प्लेन को उठाना शुरू किया, मान लो इसके ऊपर आप बैठे हो, तो जब आप बैठे हो, आप इसको उठाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा, पहले तो आप मतलब मूव नहीं करोगे, ऊपर बैठे रहोगे आराम से, बट जैसे जैसे ये मूव आगे चलता जाएगा, एक एंगल ऐसा आएगा जहां पर आप क्या करना शुरू कर दोगे, जस्ट स्लाइड करना क्या कर दोगे, शुरू कर दोगे। तो सिंपल सी बात है सर, एक एंगल ऐसा आ रहा है जहां पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्लाइड करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। उसी एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ क्या कहते हैं, रिपोज कहते हैं। ठीक है, बात मेरे को समझ आई सर। एक्चुअल में ये क्या है ना, जो नीचे वाला हाथ है ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये क्या है सर आपका प्लेन, इंक्लाइंड, इसे ही हम प्लेन कहते हैं। तो इंक्लाइंड प्लेन, जब प्लेन को हमने क्या किया, एक मिनिमम एंगल दिया, तो मिनिमम एंगल किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ दिया। तो जब इस एंगल पर हमने इसको रखा, तो मान लो इस पर जो बॉडी थी वो जस्ट स्लाइड है ना, देखो ध्यान से कि भाई जैसे ये आप हो, आप यहां पर बैठे हो, तो ये जस्ट स्लाइड करना क्या करके शुरू कर गई। एक ऐसा एंगल होता है जहां पर इंक्लाइंड प्लेन पर जब कोई बॉडी बैठी होती है, वो जस्ट स्लाइड करना या जस्ट मूव करना क्या
क्या कर देती है, शुरू कर देती है, उस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ क्या कहते हैं, रिपोज कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, मेरे दिमाग में क्लियर हो रहा है सर कि जब एंगल छोटा होगा ना, छोटा होगा, छोटा मतलब एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा, तब बॉडी स्लाइड नहीं करेगी। तो जब आपका एंगल मतलब कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा, वहां पर बॉडी जस्ट मोशन क्या करेगी, स्टार्ट करेगी। तो जब आप उससे भी बड़ा एंगल कर दोगे तो बॉडी जल्दी जल्दी क्या करेगी, नीचे की तरफ क्या करेगी, एक्सेलरेटेड क्या करेगी, मोशन करेगी। तो इसका मतलब मेरे को बात समझ आ गई सर, एंगल ऑफ रिपोज क्या है। अब डेफिनेशन पढ़ो, अब आपको अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखो, इट इज द मिनिमम एंगल, एक मतलब मिनिमम एंगल है, कम से कम एंगल है, क्योंकि उसके बाद है ना एक ऐसा एंगल है मिनिमम जिस पर बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर रही है। अगर उससे ज्यादा एंगल होगा, मतलब मिनिमम मतलब कम से कम, उससे ज्यादा होगा तो बॉडी स्लाइड करेगी, पर जब उससे मतलब छोटा होगा तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी। इसीलिए वर्ड यूज किया मिनिमम एंगल, मतलब कम से कम एंगल जहां पर बॉडी का मोशन स्टार्ट हो रहा है, उससे ज्यादा पर बॉडी मोशन करेगी, उससे कम पर बॉडी मोशन नहीं करेगी। तो सिंपल सी बात है सर, इट इज मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइंड प्लेन, इसके साथ क्या होगा, एंगल होगा फॉर विच बॉडी प्लेस्ड ऑन द सरफेस, मतलब जो इसके सरफेस पर बॉडी प्लेस्ड है वो क्या करेगी, जस्ट टेंडिंग टू मूव, मतलब मूव करना जस्ट स्टार्ट कर देगी, और स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब मूव करना स्टार्ट कर देगी, या बॉडी पर स्लाइड करना क्या कर देगी, सरफेस पर स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ क्या कहते हैं, रिपोज कहते हैं। ठीक है, तो चलो एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैंने थीटा माना है, इसको मैं एंगल मतलब इस एंगल को क्या मान लेता हूं, अल्फा मान लेता हूं। तो ध्यान से देखो, मान लो इस एंगल को मैंने अल्फा मान लिया, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, इंक्लाइंड प्लेन, ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो ये आपका क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है। तो ध्यान से देखो कि भाई मान लो मैं इस प्लेन पर मैं क्या करता हूं, मान लो इस प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं। तो सर ऐसे क्वेश्चन तो हमने पीछे भी किए हैं, तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। मान लो जब इस प्लेन को आप मान लो क्या है ऐसे रखोगे, तो मेरे को पता है कि सर इस पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। ये एंगल जब होगा, इसे जब एंगल ऑफ रिपोज है ना, मान लो ऐसे लिख लेते हैं, अल्फा को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ क्या कहेंगे, रिपोज कहेंगे। अल्फा को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। कब कहेंगे, ध्यान से देखो, मेरे को पता है सर इस पर एक फोर्स नीचे की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं, एमजे, एक तरफ एक मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो मेरे को पता है कि भाई इस एंगल पर मोशन जस्ट स्टार्ट होना है, मतलब यहां पर बॉडी ने स्लाइड करना, जस्ट क्या करना है, स्टार्ट करना है। जस्ट स्टार्ट मतलब यहां पर बॉडी क्या हो सकती है, मतलब जस्ट मूव करनी है। तो सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। तो मेरे को पता है सर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ऊपर वाली फोर्स के पीछे वाली फोर्स बराबर होती है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो। तो जब नेट फोर्स जीरो हो, तो ध्यान से देखो, ऊपर वाली फोर्स के बराबर नीचे वाली फोर्स होती है। तो सर नीचे वाली फोर्स कौन सी, तो वो निकालेंगे। ये पीछे भी मैंने केस किए थे, ये वाला एंगल अल्फा, तो ये वाला भी क्या होता है, अल्फा होता है। पता है ना कि ये 90 डिग्री होता है। तो सर ये अल्फा, ये 90, ये क्या होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। तो सर ये 90 माइनस अल्फा, ये पूरा एंगल कितना है, 90 में से 90 माइनस अल्फा माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये अल्फा बचेगा। ठीक है, तो ये मैंने बहुत बार आपको पीछे समझाया है। तो इसका मतलब सीधा याद रखना है कि जितना एंगल यहाँ पे होता है उतना ही एंगल नॉर्मल रिएक्शन और एमजी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो सर मेरे को पता है कि एमजी का एक कंपोनेंट इधर होगा, एमजी कॉस अल्फा। तो सिंपल सी बात है सर, एमजी कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर क्या होगा इधर, एमजी क्या होगा, साइन क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो मेरे को पता है कि सर ब्लॉक किधर को जाने की कोशिश कर रहा, नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है ना, मतलब इस एंगल पर ब्लॉक किधर को जाने की कोशिश कर रहा, नीचे की तरफ। तो जिस तरफ ब्लॉक जाने की कोशिश करे, जिस तरफ किसी बॉडी का मोशन हो या मोशन करना स्टार्ट कर रही हो, उसके उल्टी डायरेक्शन ना, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है, अपोजिंग फोर्स। इसका मतलब जिस तरफ मोशन होने की टेंडेंसी है उसके उल्टी डायरेक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन। तो सर इधर को क्या होएगा, फ्रिक्शन क्या होएगा, फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम लेनी है, तो मैक्सिमम फोर्स कौन सी होती है सर, लिमिटिंग क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। तो ध्यान से देखो, इधर लिमिटिंग फ्रिक्शन, इधर mg sin अल्फा, इधर आपका क्या हो गया, वैल्यू। यहां से आप एक और तरीके से समझ सकते हो कि क्यों ये हो रहा है, मतलब फीलिंग लेनी है। तो एक तो आपको समझ आ गया कि भाई ऐसा होता है, मतलब डेली लाइफ में अगर आप इमेजिनेशन करो ऐसा ही होता है, बट क्यों होता है अगर ये समझना है तो ये यहां से समझ सकते हैं। तो देखो इधर mg sin अल्फा है, इधर क्या है आपका fl है। तो fl क्या होता है, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें तो वो किसके बराबर सर, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो FL इज इक्वल टू म्यू एस। मेरे को पता है ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, इसका मतलब ये तो इक्विलिब्रियम में हो गए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगी सर, mg cos अल्फा के बराबर होगी। तो नॉर्मल रिएक्शन की जगह पर हम mg cos अल्फा रख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रख देते हैं, mg cos अल्फा। इसका मतलब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है
एक्चुअल में यहाँ पर है ना जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है म्यू एस इंटू एम जी क्या है, कोस अल्फा के बराबर है। तो ध्यान से देखो कि भाई ऐसा क्यों होता है, अगर इसकी फीलिंग लेनी है तो यहां से समझते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है कि भाई ये वाला मान लो ब्लॉक जो होता है पहले स्लाइड नहीं करता, ये ब्लॉक मतलब जब आप एंगल बढ़ाते हो ये स्लाइड करना शुरू कर देता है। तो यहां से आपको फीलिंग आ तो रही होगी कि सर मान लो अगर आप एंगल बढ़ा रहे हो तभी ये स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब एंगल की वजह से इसका मोशन चेंज हो रहा है। ये बात तो आपको समझ आ रही होगी कि जैसे जैसे आप एंगल चेंज कर रहे हो, एंगल चेंज करने पर मान लो इसका मान लो ये ब्लॉक रेस्ट पे एक एंगल ऐसा आता है जब ये जस्ट स्लाइड करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है, तो फिर इसका मतलब ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है, एमजी चेंज नहीं कर रहा, एमजी तो सेम ही, एमजी तो उतना ही रहेगा, इसका मतलब एंगल की वजह से ये मूव कर रहा है, तो इसका मतलब एंगल को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर आपको पता हो कि भाई साइन अल्फा है ना, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, अगर साइन 0 पर बात करें तो साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री मतलब 1/2 मतलब 0.5, अगर साइन मान लो क्या 45 की बात करें तो 45 1/√2 1.41, इसका मतलब इसकी वैल्यू मतलब ऐसे ना समझो या फिर ऐसे समझो कि भाई सीधा 90 की बात करें ना, कैसे निकाल करेंगे, साइन 90 की बात करें तो मेरे को पता है 1, तो इसका मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री, इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जैसे एंगल बढ़ता है ना, अल्फा बढ़ता है, तो इसका मतलब साइन अल्फा की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। जैसे जैसे अब इसको ऑब्जर्व करो, 0 डिग्री पर cos कितना होता है सर 1 होता है, 30 डिग्री पर cos की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, तो √3/2 1.737/2, इसका मतलब 0.88 कितनी हो गई सर, मान लो 13 मतलब 86 मान लो इतनी हो गई, 0.86 हो गई, और 90 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो ध्यान से देखो कि भाई cos की बात करें तो मेरे को पता है cos अल्फा कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, मतलब अगर आपने फीलिंग लेनी है ना cos अल्फा कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब अल्फा बढ़ रहा है, जब अल्फा बढ़ रहा है तो कोस अल्फा क्या कर रहा है, डिक्रीज, जब अल्फा मान लो बढ़ रहा है साइन अल्फा क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो ध्यान से देखो कि भाई इसको मान लो क्या है, इसको मोशन करवाने वाली फोर्स, इसका मोशन किधर को हो रहा है, जब आप एंगल बढ़ा रहे हो तो आपको पता है कि मोशन नीचे की तरफ होने जा रहा है, तो इसका मतलब ये इसको नीचे की तरफ खींच रही, ये इसको ऊपर की तरफ खींच रही। तो मेरे को पता है कि सर कोस अल्फा जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हो, देखो जैसे जैसे आपने एंगल बढ़ाया कोस अल्फा की वैल्यू क्या करी, डिक्रीज, तो इसका मतलब ये डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीज कर रहा है cos अल्फा, ये तो कांस्टेंट है, म्यू एस का मतलब क्या होता है सर, मान लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स तो चेंज नहीं की, वो तो कांस्टेंट है, mg भी कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर ये चेंज करेगा तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है ये कम हो रहा है, यहाँ पर mg कांस्टेंट है, mg को चेंज नहीं किया, तो इसका मतलब मास या ग्रेविटी तो वही है, तो इसका मतलब ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ रही, इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या कर रही, घट रही। तो यहाँ से ये फीलिंग आ रही है ना कि भाई जब इसकी वैल्यू मतलब जैसे जैसे अल्फा बढ़ रहा मतलब थीटा बढ़ रहा, थीटा बढ़ने से मतलब अल्फा मतलब थीटा एंगल बढ़ रहा, वैसे वैसे cos अल्फा की वैल्यू कम हो रही, ये फैक्टर कम हो रहा, ये फैक्टर क्या कर रहा, इंक्रीज, इसकी वैल्यू बढ़ रही, इसकी वैल्यू कम हो रही। तो सिंपल सी बात है सर, पहले जब इसकी वैल्यू कम होगी है ना, इसकी वैल्यू इससे कम होगी, तो इसका मतलब ब्लॉक यहाँ पर ही रहेगा। एक टाइम ऐसा नहीं आएगा कि जब ये बढ़ जाएगा, बढ़ता जाएगा और ये घटता जाएगा, एक टाइम पर ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो एक्चुअल में जब ये दोनों वैल्यू बराबर होती है, उसी वक्त उस मतलब उस एंगल को ही हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ क्या कहते हैं, रिपोज कहते हैं। कि भाई जब मतलब नीचे वाली फोर्स मतलब इधर वाली फोर्स जो ब्लॉक को मूव कराने की कोशिश कर रही, वो वाली फोर्स किसके बराबर हो, जो इसको रोकने की कोशिश कर रही, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, वो दोनों बराबर हो, उस मतलब एंगल को ही हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ क्या कहते हैं, रिपोज कहते हैं। तो ये बात भी आपको फीलिंग आई होगी कि भाई क्या इसका क्या है मतलब है। तो इसका मतलब सर मेरे को ये बात समझ हो गई कि भाई कैसे मान लो ये निकालते हैं, मतलब कैसे इसकी क्या लेते हैं फीलिंग, ये तो मेरे को समझ आ रहा था कि नीचे स्लाइड करते हैं, बट क्यों करते हैं उसका कारण क्या है, ये उसका क्या है कारण है। तो ये बात आपको समझ आ गई। तो मेरे को पता है कि मैं क्या कह रहा हूं, ये अल्फा पर क्या होता है, मतलब अल्फा एंगल ऑफ कांटेक्ट है या एंगल ऑफ रिपोज है, यहाँ क्या है स्लाइडिंग एंगल है। तो ये वो वाला एंगल है जहां पर बॉडी क्या करेगी, जस्ट क्या करेगी, मूव करना क्या करेगी, स्टार्ट। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई ये वो वाला एंगल है जब ये वाली वैल्यू के क्या होगी, बराबर होगी। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो एफ एल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, mg साइन अल्फा के क्या होगा, बराबर। उस एंगल को ही हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ क्या कहते हैं, रिपोज कहते हैं। जब एफ एल किसके बराबर होगा,
mg sin अल्फा के बराबर होगा, उसी एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। क्योंकि जब ये दोनों बराबर होंगे तो मेरे को पता है सर नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। चलो उसकी बात बाद में करते हैं, पर यहां से एक और फीलिंग लेनी है, पहले तो ये समझो, ठीक है। तो इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर, mg sin अल्फा हो गया। तो मेरे को पता सर FL तो हमने निकाल ही लिया, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ पे भर दो म्यू जी म्यू एस mg क्यों आ गया, cos अल्फा हो गया। तो यहाँ पे mg sin क्या आ गया, अल्फा आ गया। तो मेरे को पता सर mg से mg कटा, तो यहाँ से बना लो कि भाई क्या बन रहा है ना, म्यू एस इधर ही रहने देते हैं, म्यू एस इधर ही रहने देते हैं। हाँ मान लो mg से mg कट गया पूरा पूरा, म्यू एस को इधर ही रहने दिया, cos अल्फा इधर ले जाते हैं। तो इसका मतलब इधर क्या बना सर, sin अल्फा अपॉन क्या बन गया, cos अल्फा बन गया। तो इसका मतलब म्यू एस किसके बराबर आ गया, tan अल्फा के क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इसका मतलब जो एंगल ऑफ रिपोज है ना, मतलब tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज वो एक्चुअल में किसके बराबर होता है, फ्रिक्शन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के क्या होता है आपका, बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो सर ऐसा ही तो पीछे भी आया था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में तो भी यही आया था कि tan थीटा, वहां पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपने क्या माना था, थीटा माना था। तो थीटा पर मान लो कि किसके बराबर आया था, उन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ क्या है, फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उसके क्या आया था, बराबर आया था। ठीक है, तो यही बात है। तो ध्यान से बात को समझो कि भाई एक्चुअल में ये वो वाला, ये ध्यान से फीलिंग दे, दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लो कि ये वो वाला एंगल है जहां पर ये फोर्स और ये फोर्स क्या हो जाती है, बराबर, ये दोनों फोर्सेस बराबर होती है, तो वो वाला एंगल है। तो सर न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था, कई बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इस टॉपिक को समझने के लिए, तो यहां से ये बात अच्छे तरीके से समझना जो मैं समझा रहा हूं। मेरे को पता है कि अगर इधर वाली फोर्स और इधर वाली फोर्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो मेरे को पता है कि सर अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो फिर नेट फोर्स क्या होगी, अगर मैं पूछो नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। तो सर जब नेट फोर्स जीरो होती थी अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, क्या कहते थे कि जब नेट फोर्स किसी बॉडी पर जीरो होती है, या तो वो कहां पर होती है, किस मोशन में होती है, या तो वो रेस्ट में होती है, या वो क्या करती है, यूनिफॉर्म क्या करती है, मोशन करती है। तो सिंपल सी बात है सर, जब ये रेस्ट भी होगी ना, जब मतलब इस पर ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स क्या होगी, बराबर, तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या हो रही है, जीरो हो रही है। जब दो फोर्सेस बराबर हो, इधर भी 5 न्यूटन लग रही है, इधर भी 5 न्यूटन, 5 को क्या करेगी, बैलेंस। तो जब दोनों फोर्सेस बराबर होंगी तो नेट फोर्स क्या होगी, जीरो। तो जब नेट फोर्स जीरो होगी तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ तो रेस्ट भी होगा, यहाँ क्या कर रहा होगा, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा। तो कई बार आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई बताओ कि भाई मान लो वो वाली फोर्स बताओ, या मतलब ऐसी वैल्यू बताओ जहां पर बॉडी जस्ट मोशन करना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। तो इसका मतलब एक्चुअल में यूनिफॉर्म मोशन का मतलब, कई बार ऐसा वर्ड यूज होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। तो सिंपल सी बात है सर, कई बार मेरे को ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई वो वाली वैल्यू बताओ, है ना, वो वाली फोर्स बताओ, जैसे इसके लिए वो वाली फोर्स बताओ कि जब ये मान लो जस्ट मूव करना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। तो जस्ट मूव वर्ड किसके लिए वो यूज करता है, इस मोशन के लिए यूज करता है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए करता है कि जब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जस्ट मूव वर्ड जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, या तो रेस्ट के लिए यूज होता है, या क्या यूज होता है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या होता है, यूज होता है। तो सिंपल सी बात है सर, जब नेट फोर्स जीरो होगी, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट भी होगा, या क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता होगा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो मेरे को सर यहां से समझ आ रहा है कि एक्चुअल में जब ऑब्जेक्ट की ये वाली दोनों फोर्सेस क्या होंगी, बराबर, तो मेरे को शायद मतलब डाउट हो रहा हो कि सर ये आप बोल रहे हो कि नेट फोर्स जीरो, तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस बराबर, इसका मतलब यहाँ तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा या यूनिफॉर्म मोशन करता होगा जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, बट कब रेस्ट पे होगा, कब यूनिफॉर्म मोशन में होगा, ये तो दिक्कत हो गई। कैसे पता चलेगा कि भाई वो रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है, एक्चुअल में ये याद रखना है। मतलब वो अगर आपको बोले क्वेश्चन में कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब रेस्ट पे है, अगर रेस्ट पे है तो इसका मतलब फिर भी क्या बात होगी, मतलब ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी, बराबर। अगर वो ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग, मतलब ये फ्रिक्शन की बात कर रहा है, या अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट भी होगा तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी, बराबर। बट उस वक्त मेरे को पता है सर, जब रेस्ट होता है तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कौन सा यूज करेंगे, तब स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, लिमिटिंग, मतलब जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट भी होगा तो सिंपल सी बात है सर, लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, mg sin अल्फा के बराबर होगा, है ना। इस केस की बात कर रहा हूं, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा वो mg sin अल्फा। क्यों सर लिमिटिंग फ्रिक्शन mg sin अल्फा, क्यों, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को क्या करता है,
पकड़े रखता है, मतलब रोक के रखता है सरफेस के ऊपर। तो जब रेस्ट भी होगा, सिंपल सी बात है, ये दोनों फोर्सेस बराबर होगी। ये अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो सिंपल सी बात है सर, अगर रेस्ट पे है तो इसका मतलब mg sin अल्फा किसके बराबर होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्या होगा, बराबर। अगर आपको पूछ रहा है, मतलब कह रहा है ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली या कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, या कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0, तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो आपने लिखना है कि भाई FL जो सॉरी यहाँ पर FL नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। मेरे को पता है कि सर नेट फोर्स 0, तो मतलब रेस्ट भी हो सकता है। रेस्ट पे होगा तो आपने क्या लिखना है, FL mg sin अल्फा। अगर आपको कहे कि ये यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब ये बॉडी जो है मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही, तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है कि ये वाली फोर्स बराबर नेट फोर्स क्या होगी, 0। तो नेट फोर्स 0 हो तो ये किस स्पीड से जा सकता है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है, तो इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड पर। तो जब ये कांस्टेंट स्पीड पर मूव करेगा तब आपका जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो ये वाला नहीं करेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, वो कौन सा करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, mg sin अल्फा के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो सर अब मेरे को बात समझ आई। कई बार मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी ये कॉन्सेप्ट में। अब ध्यान रखना है कि जब भी कभी आपको बोले ना, जब भी कभी दो मान लो क्या है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मतलब नेट फोर्स 0 का मतलब क्या होता है कि भाई अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ यहाँ तो वो रेस्ट भी होगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगा। अब यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, मतलब कैसे होगा, मतलब हमने कैसे समझना है, ये एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मान लो रेस्ट पे होगा तो आप कहां से समझेंगे, यहाँ पे समझेंगे। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो फिर ये वाली फोर्स है ना, जरूरी नहीं ये mg sin अल्फा ही हो, मतलब याद रखना है इधर वाली फोर्स के बराबर होगा। बट इधर हमने क्या लेना है, मतलब अगर रेस्ट पे होगा मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लेना है, मतलब जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन लेना है। अगर मान लो ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो कह रहा है कि भाई वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है या जस्ट मूव कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट जस्ट मूव कर रहा है, तो मूव करने पर भी हमेशा ये वाली फोर्स के बराबर हो गई। बट उस वक्त हम क्या लेंगे, मतलब जस्ट मूव का मतलब क्या होता है या मूव करने का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये वाली फोर्स इसके बराबर हो गई। बट उस वक्त हम कौन सा फ्रिक्शन लेंगे, मान लो काइनेटिक क्या लेंगे, फ्रिक्शन लेंगे। ठीक है, तो सर बात मेरे को समझ आ गई। ये आपका क्या था, अगला टॉपिक था जिसे हम एंगल ऑफ क्या कहते हैं, रिपोज कहते हैं। बात आपको समझ आई होगी। ये वो वाला एंगल है जहां पर बॉडी क्या करनी शुरू कर देती है, जस्ट मूव करना शुरू कर देती है ना, मतलब बॉडी टेंडिंग टू मूव और स्लाइडिंग डाउन टू द इंक्लाइंड प्लेन। इस मान लो क्या है, स्पीड से। अगर आपको पूछा जाए कि जब मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मतलब जस्ट मूव करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब रेस्ट भी होगा या जस्ट मूव करना स्टार्ट कर रहा है, तो आपका आंसर होगा सर यहाँ पर ऑब्जेक्ट मतलब इस एंगल पर या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट भी होगा या फिर वो किससे मूव करना शुरू करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगा, उसकी कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी। क्योंकि ये वो वाला एंगल है जब ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स दोनों क्या है, बराबर। तो दोनों बराबर होंगी तो नेट फोर्स 0। अगर नेट फोर्स 0 तो सिंपल सी बात है ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट भी होगा जब या फिर क्या करता होगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता होगा या यूनिफॉर्म मोशन क्या है करता होगा। तो कब यूनिफॉर्म करता होगा, कब मान लो रेस्ट भी होगा, ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो चलो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई, ये बात मेरे को क्या है क्लियर हो गई। अब यहाँ से आपको रिलेशन पूछ सकता है, मतलब अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो वहां पर रिलेशन पूछा जाता है, व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ क्या है, रिपोज। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में रिलेशन हमने ड्राइव करना है। तो अगर इनमें रिलेशन ड्राइव करना है तो आप इनमें ड्राइव कर देते हैं, तो इनमें ड्राइव करें तो मेरे को पता है कि सर एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में रिलेशन ड्राइव करना है। तो अगर ड्राइव करें तो मेरे को समझ आ गया पीछे अभी आपको बताया कि भाई म्यू किसके बराबर आया था। चलो मैं एस या के नहीं लिखता, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर, अगर मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर। तो सिंपल सी बात है सर, म्यू इज इक्वल टू, या लिख लो म्यू एस इज इक्वल टू क्या होएगा, पीछे क्या आया था, मान लो उसको थीटा माना था, tan थीटा आया था, तो यहाँ पर भी म्यू एस देखो किसके बराबर आया, यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज को हमने क्या माना, tan अल्फा। तो ये मान लो एंगल, ये पिछली मतलब पिछला जो मैंने टॉपिक समझाया एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाला वहां से आया, ये कहां से आया, एंगल ऑफ रिपोज वाले से आया। तो देखो ध्यान से, इसको 1 लिखो, इसको 2 लिखो। तो जब इसको कंपेयर करोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फा। इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा होता है। तो न्यूमेरिकली
जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, न्यूमेरिकली जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वही एंगल ऑफ क्या होता है, रिपोज होता है। तो सिंपल सी बात है सर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज एक्चुअल में क्या है, बराबर। तो यही तो मैं समझा रहा हूं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज बराबर है। इसका मतलब यहां पर जब ये दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब आपको मिनिमम फोर्स, मतलब मिनिमम फोर्स लगानी पड़ती है उस ऑब्जेक्ट को क्या है, मूव करने के लिए। तो इसका मतलब आपने क्या किया, जब इसको स्लाइड किया आपको कोई फोर्स लगानी पड़ी इसको मूव करने के लिए, तो सर कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ी, उसके मान लो एक कंपोनेंट mg के ही एक कंपोनेंट ने इसको क्या करवा दिया, मूव करवा दिया, हमें यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लगानी पड़ी। तो इसका मतलब ये एक मिनिमम फोर्स है ना, ये एक मिनिमम फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए। मान लो अल्फा, देखो यहाँ पर अल्फा है, तो सिंपल सी बात है सर, साइन अल्फा, अल्फा का मतलब क्या हो गया, अल्फा का मतलब क्या है, एंगल ऑफ रिपोज ही तो है। तो इसका मतलब इसको अगर मूव करवाना है, इस मान लो ग्लोब को अगर मूव करवाना है, तो मैं आपको पूछूं कि भाई मिनिमम फोर्स है ना, इस केस में मिनिमम फोर्स कितनी होगी इस ग्लोब को मूव करवाने के लिए, तो आपका आंसर होगा सर मिनिमम फोर्स कितनी होगी इस केस में। तो मेरे को पता है सर मिनिमम फोर्स किसके बराबर, एफ मिनिमम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आपका आंसर होगा सर, यहाँ पर आप अभी तो बताया कि भाई यहाँ पर ये कांस्टेंट स्पीड से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो सिंपल सी बात है सर, मिनिमम फोर्स किसके बराबर, ये वाली फोर्स इसको मूव करा रही है, इसका मतलब mg साइन क्या होगा, अल्फा होगा। तो मेरे को पता है सर साइन अल्फा, अल्फा और थीटा बराबर है, तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज में भी तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में भी तो यही होगा कि भाई मिनिमम फोर्स जो होगी वो किसके बराबर होगी, mj साइन थीटा के क्या होगी, बराबर होगी। तो ध्यान से देखो कि ये मिनिमम फोर्स की क्या होती है, वैल्यू होती है कि भाई जब आपने मान लो किसी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, ये तो मैंने इंक्लाइंड प्लेन वाला कराया, अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करें सीधे प्लेन पे होगा। यानी अभी आपको बताया कि भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एंगल जिस पर अगर आप फोर्स लगाओगे आपको मिनिमम कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी उसे जस्ट मूव करने के लिए। जस्ट मूव का मतलब होता है उसको कांस्टेंट स्पीड से मूव करवाने के लिए कितनी मिनिमम फोर्स लगानी पड़ेगी। तो मिनिमम फोर्स किसके बराबर आई सर, mg sin अल्फा। क्यों आई, क्योंकि मेरे को पता है कि इसको मूव कराने के लिए मिनिमम फोर्स कितनी करानी पड़ी इस केस में ना, ये केस में दो ही फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ये वाले, तो मिनिमम फोर्स कितनी एक्ट करानी पड़ी, ये इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है सर, हेलो ये वाली फोर्स इसके बराबर आ गई, तो मेरे को पता है ये ब्लॉक क्या करना शुरू कर गया, कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू कर गया। तो अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू कर गया तो सिंपल सी बात है मिनिमम फोर्स कितनी है, mg sin अल्फा है इस केस में। तो मेरे को पता है सर अल्फा और थीटा बराबर है, तो इसका मतलब उस केस में भी जो मैंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाला पढ़ा उसमें मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए हुई किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, तो मिनिमम फोर्स किसके बराबर होती है, mg sin थीटा के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो सर मेरे को बातें क्लियर हो गई कि भाई एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, या एंगल ऑफ रिपोज का एक्चुअल मतलब क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का एक्चुअल मतलब क्या है, उनमें रिलेशन क्या होता है, दोनों चीजें क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब जितना एंगल ऑफ रिपोज होता है जिस पर मान लो बॉडी को मिनिमम फोर्स लगानी पड़ती है मूव करवाने के लिए, उतना ही एंगल ऑफ क्या होता है आपका रिपोज होता है। उसी एंगल पर मान लो अगर आप फोर्स लगाओगे तो आपको मिनिमम फोर्स लगानी पड़ेगी उसे क्या करने के लिए, मूव करने के लिए। ठीक है, तो सर बातें मेरे को समझ आ गई कि भाई क्या आप बोल रहे हो, कैसे आप बोल रहे हो। ठीक है, तो चलो अब आपके मन में आ रहा होगा कि चलो सर ये तो आपने बता दिया ना, चलो यहाँ पे एक केस और करते हैं, मतलब फिर आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। जब आपका अल्फा आपने एंगल ऑफ रिपोज लिया ना, मतलब आपको यहाँ से ये तो समझ आ रहा है कि जब आप एंगल इससे छोटा लेते हो तो कोई भी बॉडी उससे स्लाइड नहीं करती, ये बात आपको समझ आई होगी, क्योंकि पीछे वाली फोर्स आगे वाली फोर्स से बड़ी होती है, इसीलिए वो मूव नहीं करते जब अल्फा है ना, जब अल्फा मतलब अल्फा एंगल ऑफ रिपोज है, जब एंगल जब ये इंक्लाइंड प्लेन का एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ रिपोज से क्या होगा, कम होगा, तब तो वो स्लाइड नहीं करेगी। बट जब आपने बताया कि भाई एंगल किसके बराबर हो जाए, एंगल ऑफ रिपोज से, तो एंगल ऑफ रिपोज पे क्या होता था, आगे वाली फोर्स और पीछे वाली फोर्स क्या हो जाती थी, बराबर। तो जब बराबर होती है तो नेट फोर्स क्या होती है, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो का मतलब बॉडी या तो रेस्ट पे है या क्या कर रही है, यूनिफॉर्म क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो सिंपल सी बात है सर, उस कंडीशन को हम कहते हैं कि वो बॉडी जस्ट क्या करनी शुरू हो गई, मूव करनी शुरू हो गई। जस्ट मूव का मतलब उसकी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है
ब्लॉक है वो कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा, मूव कर रहा, यहाँ कहां पे होगा, रेस्ट पे होगा। तो रेस्ट पे कब होगा ये भी बात आपको क्लियर हो गई। और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा तो वो कौन सी फोर्स होगी जब कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, ये भी बात आपको क्या हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ आ रही है। अब उसके बाद अगर मान लो आप एंगल है ना, पहला केस आपने लिया कि भाई मान लो यहाँ पर एंगल क्या लिया, थीटा है ना, अल्फा एंगल ऑफ रिपोज है, तो जब थीटा जो होता था वो अल्फा से छोटा होता था, तो मेरे को समझ आ गया सर बॉडी तो मूव ही नहीं करेगी, इसका मतलब यहाँ पर तो हमेशा क्या होगी, रेस्ट भी होगी। अगर थीटा मान लो अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है ना कि नेट फोर्स क्या होती है, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो मतलब या तो रेस्ट पे होगी या फिर कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी। दोनों में से एक केस होगा, मतलब जो वाला भी पूछा होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो लास्ट क्या होता है, जब थीटा अल्फा से बड़ा हो जाए, तो जब थीटा अल्फा से बड़ा हो जाए तो ध्यान से देखो कि भाई अभी सर आपने बनाया था यहाँ पर, मान लो इसको है ना, मान लो मैं मान रहा हूं कि अगला केस, पहला आपको समझ आ गया, वहां पर तो मूव नहीं करे, दूसरा एंगल ऑफ रिपोज वाला केस समझ आ गया। अब तीसरा केस ले रहे हैं कि भाई जब जो थीटा होगा ना, जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाए, अल्फा, मतलब एंगल ऑफ रिपोज से एंगल को क्या कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए। तो आपको समझ नहीं आ रहा कि सर जब आप थीटा बढ़ा रहे थे ये वाली वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही थी है ना, इधर कौन सा कंपोनेंट था सर, इधर mg cos मान लो अल्फा लिए, अब थीटा ले लेते हैं क्योंकि आप थीटा की बात कर रहे हो, mg cos थीटा होगा, इधर कंपोनेंट mg cos थीटा, इधर कौन सा होगा, इधर कौन सा होगा, mg साइन क्या था, थीटा हो गया। पीछे की तरफ सर कौन सी होगी, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ऊपर की तरफ क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो सर लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर थे, म्यू एस, अभी आप पीछे समझाया, म्यू एस इंटू कॉस कितना हो गया ना, म्यू एस क्या था, म्यू एस इंटू क्या हो गया, मान लो ये mg cos थीटा, तो सर mg क्या हो गया, cos थीटा हो गया। तो यही लिमिटिंग फ्रिक्शन था। अब ध्यान से देखो कि जब आपने अल्फा मतलब एंगल जब ये दोनों बराबर रखे, दोनों एंगल बराबर, तब ये जस्ट मूव करना स्टार्ट किया, मतलब कांस्टेंट स्पीड से या रेस्ट पे होगा। तो इसका मतलब जब आपने इसको बढ़ा दिया, तो सर जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जा रहे थे, इसको अच्छे तरीके से लिख लो है ना, एफ एल किसके बराबर है, म्यू एस इंटू mg क्या होएगा, साइन क्या हो, सॉरी cos क्या होएगा, कोस अल्फा होएगा, जैसे जैसे सॉरी थीटा होएगा ना, कोस थीटा, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे थे, तो मतलब ये वाली वैल्यू एक टाइम पर इसके बराबर हो गई। अगर आपने एंगल और बढ़ाया तो सिंपल सी बात है ये वैल्यू और छोटी हुई, ये वैल्यू और बड़ी होगी, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, बड़ी होगी। तो सिंपल सी बात है सर। अब फोर्स की वैल्यू ध्यान से देखो, पहले एक टाइम ऐसा था ये वाली छोटी थी, ये वाली वैल्यू बड़ी थी, जब आपने एंगल किसके बराबर किया, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर किया ना, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा एंगल ऑफ रिपोज, तब क्या हो गया, मतलब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो गए। तो जब आपने और बढ़ाया तो मेरे को पता है ये और बड़ा होगा, ये और कम होगा, तो इसकी वैल्यू और ज्यादा हुई होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। तो सिंपल सी बात है सर। अब मेरे को समझ आ रहा है कि भाई इधर की और फोर्स क्या हो गई, बड़ी हो गई है ना, इधर फोर्स क्या हो गई, बड़े, इधर फोर्स क्या हो गई, छोटी हो गई। तो जब फोर्स एक तरफ एक डायरेक्शन में फोर्स बड़ी हो, दूसरी डायरेक्शन में फोर्स छोटी हो, तो फिर नेट फोर्स मतलब नेट फोर्स किधर को एक्ट करती है, ये तो आपने बड़ी बात समझाया सर कि जब भी कभी जिस डायरेक्शन में फोर्स बड़ी हो और जिस डायरेक्शन में फोर्स छोटी हो, ऑब्जेक्ट किधर को जाता है, जिधर फोर्स बड़ी होती है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर को मूव करेगा। तो अब देखो ध्यान से कि जब ऑब्जेक्ट इधर को मूव करेगा तो कोई ना कोई नेट फोर्स की क्या आएगी, वैल्यू आएगी। नेट फोर्स मतलब इधर अब कौन सा मोशन होगा, एक्सेलरेटेड क्या होगा, मोशन, क्योंकि अब एफ नेट, अगर एफ नेट की बात करें तो सर मेरे को पता है नेट फोर्स इसका और इसका क्या होगा, डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, नेट फोर्स। तो अगर नेट फोर्स होगी तो नेट फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब इस ब्लॉक का अब कौन सा मोशन होगा, एक्सेलरेटेड क्या होगा, मोशन होगा। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि कब ब्लॉक का एक्सेलरेटेड मोशन होता है, कब ब्लॉक रेस्ट पे होता है, या कब ब्लॉक क्या करता है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड से क्या करता है, मूव करता है। ये सारी बातें आपको अब क्लियर हो गई होंगी। तो चलो अब ये वाला कोई टॉपिक कर लेते हैं, इसे कंप्लीट करते हैं। मान लो ये वाला टॉपिक है, मान लो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। मान लो ये टॉपिक, मान लो वैसे तो ये मान लो क्वेश्चन में भी आप कर सकते हो, मान लो ये फॉर्मूला याद भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ क्या हो गया, बॉडी स्लाइडिंग डाउन टू इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अब आपको ये तो समझ आ गया कि भाई बॉडी एक्सेलरेट क्यों कर रही होगी, क्योंकि ये वाली फोर्स बड़ी होगी, ये वाली फोर्स छोटी होगी। तो जब फोर्स बड़ी हो तो इसका मतलब नेट फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो नेट फोर्स हमेशा किसके बराबर होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब उसकी कोई ना कोई की होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को क्लियर हो गया कि भाई बॉडी मतलब एक्सेलरेटेड मोशन कब करेगी, जब एंगल ऑफ मतलब एंगल ऑफ रिपोज से, जब जो मतलब आपका इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से, वो एंगल ऑफ
ऑफ रिपोज से क्या होगा, ज्यादा। जब एंगल ऑफ रिपोज से एंगल आप ज्यादा कर दोगे इंक्लाइंड प्लेन का, बॉडी कौन सा मोशन करेगी, एक्सेलरेटेड क्या करेगी, मोशन करेगी। तो आप उसकी एक्सेलरेशन निकालनी है कि भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो सर निकाल सकते हैं यहां से। वैसे तो आप मतलब पहले तो आपको ये बातें समझ आ गई कि भाई नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर है, तो मेरे को पता है इधर इसका कंपोनेंट कौन सा है, mg sin थीटा। ये बातें तो आपको क्लियर हो चुकी है ना। हेलो अल्फा छोड़ देते हैं, अब थीटा की बात करते हैं। तो जब mg होगा तो सर ये मेरे को पता है कि भाई इधर मान लो इधर क्या होता है mg का एक कंपोनेंट, थीटा इधर होगा, mg का एक कंपोनेंट क्या होगा इधर ना, mg का एक कंपोनेंट क्या होगा, mg cos थीटा इधर होगा, तो mg cos थीटा इधर हो गया, तो इधर कंपोनेंट कौन सा होगा, mg sin थीटा होगा। तो ये भी मेरे को क्लियर हो गया। अब मेरे को ये भी बात क्लियर है पीछे की तरफ क्या होती है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी या काइनेटिक फ्रिक्शन, अब आपके दिमाग में आएगा पीछे की तरफ। सर अब तो हमें समझ आ गया कि भाई ब्लॉक क्या कर रहा है, ब्लॉक क्या कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है, एक्सेलरेटेड। अब पीछे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होगा, अब पीछे की तरफ क्या होगा, काइनेटिक क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो जब आपने जस्ट मूव वाला केस किया उसमें मैंने समझाया जब रेस्ट पे होगा तो फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन लेना है, जब मान लो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से फिर आपने क्या लेना है, काइनेटिक फ्रिक्शन। बट यहां पर हमेशा क्या कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन, यहां पर तो मूव ही कर रहा है, तो जब वो मूव ही करेगा तो पीछे की तरफ सर लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होगा, अब पीछे की तरफ क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। तो सर काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इनटू क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो सर नॉर्मल रिएक्शन मेरे को पता है ऑब्जेक्ट इधर की तरफ क्या है, इक्विलिब्रियम में। अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये वाली फोर्स इसके क्या होगी, बराबर। तो इसका मतलब n की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, mg cos क्या होगा, थीटा होगा। तो यहाँ पे मतलब 1 by 1 भी लिख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप, या सीधा भी लिख सकते हो। मान लो सीधा लिखना चाहो तो चलो ऐसे लिख लेते हैं। मेरे को पता है सर यहाँ पर क्या होगा, पीछे की तरफ क्या होगा, मान लो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता होगा, म्यू के। अब मेरे को पता है कि सर इधर बॉडी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, तो इधर इक्विलिब्रियम में है, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर, mj cos थीटा के बराबर। ठीक है, तो मान लो अगर आप क्लास 11th के लिए पढ़ रहे हो तो फिर आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा क्यों बराबर, क्योंकि मेरे को पता है इधर बॉडी इक्विलिब्रियम में, ना तो इधर को जा रही ना इधर को, नेट फोर्स क्या है, 0। तो नेट फोर्स 0 मतलब ये वाली वैल्यू इसके बराबर है। तो सिंपल सी बात है सर, इधर तो बराबर हो गई। अब उसके बाद चेक करें नॉर्मल रिएक्शन, मेरे को समझ आ गया। अब उसके बाद मेरे को पता है कि नेट फोर्स किधर को जा रहा है, ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा, तो सर नेट फोर्स लिखना तो मेरे को आता ही है। अब नेट फोर्स लिखें तो नेट फोर्स क्या होता है, मतलब जिधर को ऑब्जेक्ट जाता है उधर बड़ी फोर्स होती है, ये वाली फोर्स बड़ी, ये वाली फोर्स क्या होगी, छोटी होगी। तो नीचे वाली फोर्स बड़ी कौन सी, mg sin थीटा हो गया, माइनस ऊपर की तरफ फोर्स कौन सी है, आपकी काइनेटिक क्या है, फ्रिक्शन है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि भाई काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब मूव कर रहा, मूव करने पर उस पर कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब एज कंपेयर टू लिमिटिंग क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें तो क्लियर कर चुका हूं पिछली वीडियो में। अब मेरे को पता है सर एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg sin थीटा हो गया, है ना, साइन थीटा माइनस एफ के मतलब म्यू के इंटू क्या होगा आपका, म्यू के इंटू क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो सर एफ नेट इज इक्वल टू क्या होएगा, mg sin थीटा, म्यू के तो म्यू के हो गया। अब n का मतलब नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन देखो इसके बराबर है, तो इसका मतलब mg cos क्या आ गया, थीटा आ गया। तो मेरे को पता है सर नेट फोर्स किसके बराबर होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसमें से mg कॉमन निकाल लो, इधर क्या बचा, sin थीटा माइनस म्यू के बच गया, mg इसमें से भी कॉमन, इसमें से भी कॉमन, इधर क्या बच गया, cos थीटा। तो देखो m से m गया, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ गया, g sin थीटा माइनस म्यू के इंटू क्या होएगा, cos थीटा। तो ये आपके एक्सेलरेशन की क्या है, वैल्यू है। ठीक है, तो आप सीधा भी इसको याद रख सकते हो, मतलब ये वाला फॉर्मूला सीधा याद रखो कि भाई जब भी कभी एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मतलब एंगल जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से, वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा, वो हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। मतलब अगर कोई और फोर्स एक्ट ना कर रही हो, है ना, अभी मैंने इसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लगाई, अभी मैं इसका ही केस डिस्कस कर रहा हूं, तो मेरे को पता है ऑब्जेक्ट इधर को जाना चाहेगा, तो जब इधर को जाएगा तो उसकी एक्सेलरेशन जो होगी, है ना, जब भी इधर को जाएगा उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, a इज इक्वल टू g इंटू क्या होगा, साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू क्या होगा, cos थीटा होएगा। ठीक है, तो ये उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू है, या सीधा भी याद रख सकते हो, या 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप ऐसे निकाल भी सकते हो हर एक क्वेश्चन में। अब सीधा याद रख सकते हो, तो सीधा याद रखो, टाइम क्या करना होता है, बचाना होता है। जितना टाइम बचाओगे उतना इजीली चीजों को क्या कर लोगे, जल्दी सॉल्व कर लोगे। जो कंपटीशन का जमाना है, तो कंपटीशन में जितना टाइम बचे उतना क्या होता है, जरूरी होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखो, a इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस क्या होएगा, म्यू के इंटू cos थीटा। कब होएगा,
जब मान लो इसके ये बॉडी किधर को जा रही, नीचे की तरफ क्या कर रही, स्लाइड कर रही। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो ये भी बात आपको क्लियर होगी कि भाई क्या फॉर्मूला होता है, कैसे क्या होता है फॉर्मूला। एक छोटा सा टॉपिक और होता है कि जब आप मान लो क्या है ना, ये बातें तो आपको क्लियर हो गई कि जब ऑब्जेक्ट नीचे को जाएगा तो कितना स्लाइड करेगा या कैसे क्या करेगा, स्लाइड करेगा, ये बातें भी आपको समझ आ गई होगी। अब उसके बाद मान लो अगला क्वेश्चन मन में आता है ना, अगला क्वेश्चन मन में आता है, मान लो अगला एक और टॉपिक छोटा सा एक्सप्लेन करते हैं जिसमें मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको शायद ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई जेई में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई इट इज इजियर टू पुल, मतलब पुल करना क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को आसान होता है एज कंपेयर टू क्या होता है, पुश करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसके तीनों केसेस से हमने एक्सप्लेन कर लिए कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब होगा, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन या मतलब रेस्ट पे कब होगा या यूनिफॉर्म मोशन में कब होगा, और ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन कब करेगा, ये तीनों केस मैंने डिस्कस कर दिए। अब मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं, तो ये वाला लिख लो जल्दी जल्दी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्लास 11th में भी पूछा जाता है और नीट या जेई वगैरह में भी पूछ लिया जाता है। इट इज इजियर टू पुल देन क्या होता है, पुश होता है। मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर हम क्या लगाते हैं, दो टाइप की फोर्स लगा सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट को ऐसे खींच सकते हैं जिसे हम क्या कहते हैं पुल, या तो ऑब्जेक्ट को ऐसे कर सकते हैं जिसे हम क्या कहते हैं पुश कहते हैं। तो जो पुल करना होता है, ऐसे खींचना, ऑब्जेक्ट को क्या होता है, आसान होता है एज कंपेयर टू ऐसे क्या लगाना, फोर्स लगाना। उसका कारण क्या है, क्यों होता है ऐसा, ये चीज क्या करने जा रहा हूं मैं, डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो लिख लो कि भाई केस नंबर क्या हो गया 1, जिसमें मैं क्या करूंगा, पुल करूंगा, जिसमें मैं क्या करूंगा, पुल करूंगा ऑब्जेक्ट को। तो अगर मैं पुल करूंगा तो देखो ध्यान से, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, मान लो इसको मैंने क्या किया, पुल किया। तो सर मेरे को पता है इधर को पुल किया है ना, कुछ ना कुछ एंगल बना के मैंने क्या किया, पुल किया। तो मैंने अभी आपको समझाया कि भाई एंगल क्यों बनाते हैं, क्योंकि एंगल बनाने से क्या होता है, मान लो फोर्स क्या लगानी पड़ती है, कम लगानी पड़ती है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जितना, मान लो एंगल अगर आपका जो एंगल है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है, तो आपको मिनिमम फोर्स लगानी पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एंगल बना लिया। मान लो एंगल बना लिया फोर्स का कितना, मान लो यहाँ पर फोर्स आ गई, तो मेरे को पता है सर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, तो मान लो मैं इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बना लेता हूँ, उसके साथ एंगल हो गया थीटा। तो मेरे को पता है सर इस फोर्स का इधर कंपोनेंट कितना, एफ कॉस थीटा। तो मेरे को पता है ये ऑब्जेक्ट को इधर को ले जाना चाहेगा, तो जब ऑब्जेक्ट का मोशन इधर को होना चाहेगा तो सिंपल सी बात है, एक फोर्स पीछे की तरफ लगती होगी, तो पीछे की तरफ मैक्सिमम फोर्स कितनी लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। और कौन सी फोर्स लगेगी इस ब्लॉक के ऊपर, एक सर ऊपर की तरफ कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, एक नीचे की तरफ क्या होगा, एमजी क्या होगा, फोर्स होगा। ये सभी फोर्सेस इस पर क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। तो सर मेरे को पता है ऑब्जेक्ट किधर को जा रहा, इधर को जा रहा, मतलब इधर को जाने की कोशिश कर रहा, जा रहा या इधर को जाने की कोशिश कर रहा, तो सिंपल सी बात है मोशन तो इधर को हो रहा, इसका मतलब इधर ऑब्जेक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो जब इक्विलिब्रियम होता है ये दोनों फोर्सेस क्या होती है, बराबर। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी मतलब दो कंपोनेंट थे इसके ना, मतलब एक ही कंपोनेंट बनाया, एफ का एक कंपोनेंट इधर हो गया एफ cos थीटा, तो एक कंपोनेंट सर इधर भी तो होगा, वो तो आपने बनाया नहीं। इसका एक कंपोनेंट इधर एफ cos थीटा, एक कंपोनेंट क्या होगा इसके परपेंडिकुलर, कौन सा, एफ sin क्या होगा थीटा। ये फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए ना, एफ sin थीटा और एफ क्या होगा cos थीटा। तो मेरे को पता है सर, अब मेरे को पता है ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा, ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स बराबर होंगी, तभी तो मान लो ये इक्विलिब्रियम होगा। इधर ऑब्जेक्ट मूव क्यों नहीं कर रहा, इधर ऑब्जेक्ट मूव क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इधर को जितनी फोर्स होगी और इधर को जितनी फोर्स होगी बराबर होगी, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, रेस्ट होता है, या यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो इधर क्या है, रेस्ट पे ही है। तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा, तो जब ऑब्जेक्ट इधर को जाएगा तो इधर को जा रहा, तो इसका मतलब नेट फोर्स इधर को है, तो नेट फोर्स इधर को है, तो इसका मतलब ये वाली फोर्स की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो चलो ये फोर्स की बात तो हमने करनी नहीं, हमने तो निकालना है कि भाई हमें पुल करना आसान होता है या पुश करना आसान होता है, वो मतलब चेक कहां से करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ही हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि सर ये तो इक्विलिब्रियम में हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस क्या हो गया ना, ऊपर की तरफ फोर्स किसके बराबर होगी, नीचे की तरफ फोर्स, तो नीचे की तरफ फोर्स कितनी है, mg है। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर, mg माइनस क्या होएगा, f sin थीटा। तो सर नॉर्मल रिएक्शन क्यों निकाली, क्योंकि मैंने यहां पर सिर्फ कौन सी वैल्यू निकालनी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से मेरे को क्लियर हो जाएगा कि भाई पुश करना आसान होता है या पुल करना क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, तो चलो मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालें, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन सर मेरे को पता है म्यू एस इंटू क्या होता है n, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है ना, इस
केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई, म्यू एस, तो म्यू एस हो गया। तो सर एन की वैल्यू आपने ऊपर निकाल ली है, तभी मैंने एन की वैल्यू निकाली थी क्योंकि मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला था। ठीक है, एम जी माइनस क्या हो गया, एफ साइन थीटा हो गया। ये पहला क्या हो गया, केस हो गया। अब उसके बाद दूसरा केस लेते हैं, केस नंबर 2। पहले तो आपने पुल किया, अब केस नंबर 2 आपने क्या किया, पुश किया। अब देखते हैं कि भाई पुश में क्या होता है, पुश को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो जब पुश करना होता है तो सर पुल का मतलब क्या होता है, इधर को फोर्स लगाना। अब पुश का मतलब होता है किधर को फोर्स लगाना, इधर को क्या लगाना, फोर्स लगाना। तो सिंपल सी बात है, अब हम किधर को फोर्स लगा रहे, इधर को क्या लगा रहे, इसको मिटा लेते हैं पहले। चलो मान लो इसको मिटा दिया, मान लो ये ब्लॉक है, मैं किधर को फोर्स लगा रहा, इधर को क्या लगा रहा, फोर्स लगा रहा। तो इसका मतलब अब फोर्स किधर को लगा रहा, डाउनवर्ड। तो सिंपल सी बात है सर, डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे तो मेरे को पता है कि भाई डाउनवर्ड है। अब इसको मान लो, इसको भी तो रिजोल्व करना पड़ेगा। जब भी कभी कोई वेक्टर क्वांटिटी एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ, उसको रिजोल्व करना पड़ता है। अब मेरे को पता है इधर को फोर्स है, तो क्यों ना इसको आगे को बढ़ा लेते हैं। इधर को बढ़े तो मेरे को पता है कि भाई हॉरिजॉन्टल है ना, मान लो इधर को लगाए तो इसका हॉरिजॉन्टल किधर को, चलो इसको मिटाई देते हैं। इसका हॉरिजॉन्टल किधर को, सर इधर को होएगा हॉरिजॉन्टल, तो इधर को हॉरिजॉन्टल, इसके साथ ये कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा। तो जब थीटा एंगल बना रहा तो इधर इसका है ना फोर्स एफ है, इधर इसका कौन सा कंपोनेंट, एफ कॉस क्या होगा, थीटा होगा। एफ कॉस थीटा इधर कंपोनेंट होगा, तो मेरे को पता है इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट होगा जिसे हम क्या कहते हैं, एफ साइन थीटा कहते हैं। उसके बाद सर इस पर और कौन कौन से फोर्स लग रहे, चलो इधर मान लो वो भी बना देते हैं, ग्राउंड भी बना देते हैं। आप सोचोगे कि भाई ग्राउंड तो है नहीं, तो कॉन्टैक्ट फोर्स किधर से होगी, मान लो यहाँ पर ग्राउंड भी बना देते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर मैंने क्या बना दी, ग्राउंड भी बना दे। तो मेरे को पता है सर कॉन्टैक्ट फोर्स एक ऊपर की तरफ जो क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन होती है ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ लगती है जिसे हम क्या कहते हैं, एमजी कहते हैं। तो मेरे को पता है अब ब्लॉक किधर को जा रहा, फिर से ब्लॉक ना तो ऊपर को जा रहा ना नीचे को, तो ये फोर्स तो बराबर होगी, बैलेंस होगी। ब्लॉक किधर को जा रहा, आगे की तरफ जा रहा, क्योंकि आपने पुश किया तो आगे को जाएगा। आगे को जाएगा तो मेरे को पता है सर आगे को जाने के लिए मतलब हमेशा जो मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स होती है वो हमेशा उसके मोशन को क्या करती है, अपोज। कौन सी, फ्रिक्शनल फोर्स, जो इसके क्या होगी, ऑपोजिट। तो इसके ऑपोजिट सर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी होती है, लिमिटिंग क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। ये बात भी मेरे को क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ आ गई। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई क्या कैसे ये बनाया। अब मेरे को पता है फोर्सेस बैलेंस, यहां पर ये तो इक्विलिब्रियम में है, ये वाली फोर्स इसके बराबर, इक्विलिब्रियम मतलब ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के क्या होगी, बराबर होगी, mg sin थीटा हो गया। अब उसके बाद सर पीछे आपने क्या निकाला था, fl मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली थी। जहां पर भी लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर, ध्यान से देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इंटू क्या होता है, n। तो इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस तो म्यू एस है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, mj f sin क्या हो गया, थीटा हो गया। तो ये कौन सा केस है, मतलब केस नंबर 2 है ना, ये केस नंबर 2 है। पुश का क्या है, केस है, इधर लिख लो, ये केस नंबर क्या है, 2, जिसमें हमने क्या किया, पुश किया है ऑब्जेक्ट को, पुश का केस आ गया। तो ध्यान से देखो, ये पुश के केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आई है, ये पुल के केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन की क्या आई है, वैल्यू आई है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है ये तो आपको क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर तो अच्छी तरीके से पिछली वीडियो जरूर देख के आओ। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है कि सर वो वाला फ्रिक्शन है ना, या वो वाला मान लो क्या है कि भाई जब ये वाला ब्लॉक इस पर पड़ा है तो ये सरफेस इसको कितने फोर्स से रोक के रख सकता है, उस फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो होता है या बॉडी जो होती है वो सरफेस पर हमेशा क्या रहती है, रेस्ट पे रहती है, उस पर उसको मान लो क्या है, फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मान लो सरफेस पर रुका रहता है। तो सिंपल सी बात है सर, रुका रहा तो इसका मतलब ये वाली, अब चेक करो ये पुल के केस में है। अब पुल के केस में क्या आया, म्यू एस वैल्यू, तो जब इसका डिफरेंस होगा, इसका डिफरेंस क्या होगा, कुछ ना कुछ मान लो क्या कम आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, कम। तो जब कम आएगा तो इसका मतलब यहां से लिमिटिंग फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या होगा, मतलब थोड़ी सी कम आएगी। ध्यान से देखो, कम क्यों आएगी, क्योंकि म्यू एस है, म्यू एस के साथ ये हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, कम ही आएगा। डिफरेंस का मतलब माइनस करना, माइनस का मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो जब कम आएगी एफ एल की वैल्यू क्या आएगी, कम। तो यहां से देखो, मान लो ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ऐड का मतलब दोनों प्लस हो रहे हैं। तो जब प्लस होंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा। तो जब ज्यादा आएगी तो एफ एल की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा। एफ एल का मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका मतलब पुश के केस में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो ज्यादा लग रहा। पुश के केस में जब आप इसको पुश कर रहे हो, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो ऑब्जेक्ट को रोकने वाली फोर्स है, वो क्या लग रही है, ज्यादा लग रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो जब रोकने वाली फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ऑब्जेक्ट को आसानी से मूव कर पाओगे। तो आपका आंसर होगा सर आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर मान लो जो रोकने वाली फोर्स है, लिमिटिंग फोर्स मतलब रोकने वाली, तो रोकने वाली फोर्स क्या लग रही है, कम लग रही है।
अगर रोकने वाली फोर्स कम लग रही है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट आसानी से मूव कर जाएगा, मतलब उसको पीछे की तरफ रोकने, लो जब ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश कर रहा, पीछे की तरफ फोर्स क्या लग रही है, कम लग रही है, तो जब कम लग रही है ऑब्जेक्ट आसानी से क्या करेगा, मूव करेगा। तो फिर इसका मतलब पुल के केस में फ्रिक्शनल फोर्स कम, लिमिटिंग फ्रिक्शन कम, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट आसानी से मूव करेगा। इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा, तो ज्यादा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट आसानी से मूव नहीं करेगा। तो यही कारण होता है कि पुल के केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव आसानी से कर जाता है, और पुश के केस में ऑब्जेक्ट मूव आसानी से नहीं कर पाता, उसे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, मतलब उसे क्या करने के लिए, मूव करने के लिए। पुल के केस में कम फोर्स लगानी पड़ती है मूव करने के लिए। कारण क्या है, क्योंकि इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो जाता है, क्योंकि एक वेट है ना mg, मान लो क्या है, मान लो एक फोर्स का कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। मतलब कह सकते हो कि भाई एक केस में नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाती है, किसकी वजह से, फोर्स के कंपोनेंट की वजह से, है ना, फोर्स के कंपोनेंट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। इस केस में मान लो क्या हो रहा है, मतलब फोर्स की वजह से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, ज्यादा। तो सर लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन की पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो सिंपल सी बात है सर, जब फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब नॉर्मल रिएक्शन कम हो गई, किसके केस में कम हुई नॉर्मल रिएक्शन, देखो किसके केस में कम हुई, जब आपने क्या लगाया, पुल लगाया, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम आ रही है। तो किसके केस में ज्यादा हुई, जब आपने पुश किया तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ज्यादा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। ये तो पिछली वीडियो में पढ़ा हमने। तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा, तो फिर इसका मतलब उसको मतलब पुश करना डिफिकल्ट हो गया। अगर नॉर्मल रिएक्शन कम तो उसको पुल करना क्या हो गया, आसान। इसीलिए पुल करना क्या होता है, आसान होता है एज कंपेयर टू पुश करना। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।